हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस आईआईटी जेईई नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एमएमएस। प्यारे बच्चों, ये वही प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने गोल तक पहुँचाने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो अपन ने 4 लेक्चर एक्चुअल में अपलोड कर दिए हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक अपन ने कंप्लीट कर दिया है। आज का अपना जो लेक्चर लेने वाला है दैट इज़ फ्रिक्शन, वो आज अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज फ्रिक्शन के जितने भी कंसेप्ट है वो सीखेंगे। ठीक है, और उनके ऊपर जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, ठीक है, तो आज फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। फ्रिक्शन एक्चुअल में जब भी दो रफ सरफेस होती है और वे आपस में रिलेटिव मोशन करते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स लगता है एक दूसरे के ऊपर, दैट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन को अपोज नहीं करता है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये आपको बात याद रखनी है दिल खोल के। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे यही मिसकंसेप्शन रहता है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन को अपोज करता है, जो कि गलत बात है। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, सही बात है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करने वाले हैं अपन, डेफिनेशन देख लेंगे, टाइप फ्रिक्शन देख लेंगे, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक होता है, फिर इसके ऊपर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अपन एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन देख लेंगे, और लास्ट में 2 ब्लॉक प्रॉब्लम करके आज का जो लेक्चर है वो अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे ये आदमी है जो क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है F4 से। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये फोर्स लगा रहा है F, लेकिन ये फोर्स लगा रहा है फिर भी इस ये जो ब्लॉक है वो खिसक नहीं रहा है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। यानी कि इसके ऊपर जो F नेट लग रहा है दैट इज 0। यानी कि ये फोर्स भी लगा रहा है और खिसक भी नहीं रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो F नेट है वो 0 है। इसका मतलब ये कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो इसको ऑपोजिट लग रहा होगा, और वो लगता है इसके ऊपर फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैं अगर इन दोनों की जो आपस में कॉन्टैक्ट सरफेस है इनको देखूं तो इनका एक बार मैं जूम करके देखता हूं। आगे देख लेते हैं अपन। हाँ, यही। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे इन दोनों की सरफेसेज है, तो इनको मैं जूम करके देखता हूँ तो एक्चुअल में ये ऐसे रफ सरफेसेज होती है। क्या होती है, रफ सरफेसेज होती है ऐसे। ठीक है, ऐसे, और ये क्या होती है, आपस में लॉकिंग हुई होती है। ठीक है, आपस में ऐसे लॉकिंग की हुई होती है, इनको अपन बोलते हैं रफ सरफेसेज। ठीक है, ये रफ सरफेसेज है, ये रफ सरफेस है। ठीक है, जो आपस में क्या होती है, लॉकिंग होती है। तो जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये लॉकिंग की वजह से यहाँ पे ये चल नहीं पा रहा है। ये फोर्स लगा रहा है लेकिन यहाँ पे चल नहीं पा रहा है। लेकिन एक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वो वैल्यू होती है जिससे अगर मैं ज़्यादा लगा दूँ तब ये क्या कर देगा, इनके बीच में स्लाइडिंग हो जाएगी और ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जैसे जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, पहले धीरे धीरे लगा रहा था तब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था, धीरे धीरे मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया तो फिर क्या करके ये बॉडी आगे बढ़ने लग गई। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो इसको अपोज कर रहा है। ठीक है, वही है क्या, यहाँ पे है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है, तो यहाँ पे यही है। अब फ्रिक्शन को अच्छे से समझते हैं। फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच कम्स इन टू प्ले when a body moves or tends to move over surface of the another body। जैसे मैंने यही बताया कि यहाँ पे फ्रिक्शन ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि फ्रिक्शन ऑपोजिट रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि जो फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ना कि मोशन को करता है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि अपने पास एक क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे अपन इसके ऊपर। तो ये भी इसके साथ में ही चलता है, एक के ऊपर एक लगाया है तो यहाँ पे आगे चलता है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर तो अपन ने फोर्स लगाया नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसको आगे लेके जा रहा होगा, दैट इज यहाँ पे होगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन कैसे आगे आया कि देखो इसके रेस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये देखूंगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पीछे जाना चाह रहा होगा।
तो ये पीछे जाना चाह रहा है, तो जो फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, यानी कि इनके बीच में ऐसे रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसके फ्रिक्शन आगे लगेगा और नीचे वाले के फ्रिक्शन पीछे लगेगा। बस आपको ये डायरेक्शन लेनी आनी चाहिए फ्रिक्शन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ पे ये रफ सरफेसेज है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, और ये अपने पास एक ब्लॉक है, तो आपको पता है कि इसके ऊपर पीछे फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज फ्रिक्शन एफ। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन इसका जो ग्राफ कैसे बनता है एक्सटर्नल फोर्स के बीच में, ठीक है, टाइप्स अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि ये फ्रिक्शन कैसे वेरी करता है और कैसे कांस्टेंट रहता है, वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ाने से पहले मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे अपन एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है कि सिंपल जब फोर्स, ये अपने पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ठीक है, अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि अपने सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसकी मैं वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज करो 5 kg, और इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ F। ठीक है, F लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन के टाइप होते हैं दैट इज 2, वो होते हैं स्टैटिक्स एंड काइनेटिक। स्टैटिक जब लगता है जब अपने पास जो बॉडी है वो बिल्कुल रेस्ट में होती है। ठीक है, रेस्ट में होती है या जस्ट मूव करना शुरू हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी मोशन में होती है तब वहाँ पे एक्ट होता है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। तो यहाँ पे इनिशियल में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये मूव नहीं कर रही है, क्योंकि इसके पीछे क्या लग रहा है, वो लग रहा है फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस अर्थ पे क्या लग रहा होगा, इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो अपन को अर्थ से कोई मतलब नहीं, अपन को ब्लॉक देखना है। ठीक है, तो जैसे जैसे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जब भी आपको फ्रिक्शन लिखना होता है, सवाल आता है फ्रिक्शन इसका फाइंड करो कितना लग रहा है, तो आप क्या करो, देखो अपन को पता है कि नीचे क्या लग रहा होगा, दैट इज 50, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल n, और अपन को पता है कि यहाँ पे वेल इक्विलिब्रियम में है, तो ये अपने पास हो जाएगा 50 के इक्वल। और जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेस देन इक्वल टू म्यू एन। ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, यानी कि म्यू एन से कम भी हो सकती है या इक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है वो इक्वल टू म्यू एन, जहाँ पे म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा नॉर्मल होगा उतना अपने पास फ्रिक्शन ज़्यादा आएगा। यहाँ से अपने पास म्यू आता है निकल के, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ये आती है, और इस मैक्सिमम वैल्यू को ही अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसको FL भी लिखते हैं, जो कि होता है म्यू इंटू एन। और यहाँ पे अगर अपन हॉरिजॉन्टल पे देखें तो यहाँ पे म्यू mg हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास फ्रिक्शन निकल गया है। तो जब भी आपको ऐसा कोई केस दे तो आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले मैक्सिमम फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन इसके ऊपर लग सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन इसके ऊपर मैक्सिमम कितना लग सकता है, तो अपन डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि ध्यान से देखो n की वैल्यू ये है और इसका मान लो म्यू दिया है अपन को 0.5। ठीक है, ये दिया है, तो इसके ऊपर मैक्सिमम कितना लगेगा, दैट इज म्यू 0.5 इंटू 50। ये अपने पास आ गया 25 न्यूटन। अपन को ये पता है कि इस ब्लॉक के ऊपर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगने वाला है दैट इज 25 न्यूटन। ठीक है, तो ये इतना लगेगा 25 न्यूटन। अब मैं इसकी फोर्स की वैल्यू 0 से लेके इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, 0 से लेके इंक्रीज करता हूँ, यानी कि जब 25 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी तब तक तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है वो फोर्स के इक्वल ही होता है। तो यहाँ से मैं आगे स्लाइड में लिख देता हूँ कि जब अपने पास F की वैल्यू, केस में बना के लिखता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। पहला केस कि इफ़ F की वैल्यू FL से कम है, ठीक है, F यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तब इस केस में जो, या इक्वल भी मान सकते हो, इस केस में जो आपके पास फ्रिक्शन लगता है दैट इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, वो स्टैटिक लगता है और वो किसके इक्वल होता है, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जो आपने फोर्स लगाया उसके ही इक्वल होता है। किस केस में, जब आपकी फोर्स की वैल्यू FL के इक्वल या लेस देन है। ठीक है, दूसरा केस ये है
कि जब आपकी वैल्यू फोर्स की वैल्यू वो एफ एल से ग्रेटर देन हो जाती है, तो इस केस में जो आपके पास फ्रिक्शन लगता है दैट इज़ काइनेटिक, और वो लगता है अपने पास म्यू के इंटू एन। बस ये आपको लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो म्यू एस होता है वो ग्रेटर देन म्यू के होता है। काइनेटिक का जो कॉफिशिएंट होता है वो कम होता है स्टैटिक से, ठीक है, क्योंकि जस्ट स्लाइड होने की कंडीशन में उसके ऊपर जो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो यहाँ पे म्यू क्यू के की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन 99% केस में, ठीक है, केसेज में आपको म्यू एस म्यू के इक्वल ही दिया होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है आपको इक्वल दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये दो केस बना सकते हैं। एफ ये क्या हो जाएगा अपने पास, एफ एल से कम है तो अपने पास एफ के हो जाएगा म्यू के एन। तो इस केस में अपने पास जो म्यू एस और म्यू के इक्वल होते हैं, ठीक है। 99% केसेस में आपको इक्वल दिए होंगे, लेकिन अपने पास जो 1% केस में अपन को ये भी दे सकते हैं कि जो म्यू एस है वो म्यू के से ज़्यादा होगा, तो इस केस में अपने पास ये लिखना है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे अपने पास यहाँ पे एग्जांपल लिया था अपन ने ये वाला, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको एक टेबल बना देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। टेबल ये है कि मैं जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो देखना है मेरे को, ठीक है। फोर्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो जैसे मैं देखो मैक्सिमम इसके पास कितना लग रहा है इसका फ्रिक्शन वो है 25 न्यूटन। तो यहाँ से फ्रिक्शन जैसे फोर्स की वैल्यू 0 है, फ्रिक्शन भी 0 लगेगा। जब अपने पास 1 लगा रहा हूँ, 1 2 2 ऐसे करते करते मैं 25 न्यूटन लगाऊंगा, तब भी इसके ऊपर 25 लग जाएगा, क्योंकि इस केस में जब एफ की वैल्यू कम है इससे तो ये स्टैटिक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लग रहा है, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर 26 कर दिया यानी कि 25 से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, तो इस केस में अपने पास जो निकल के आएगा फ्रिक्शन एफ के, और ये आ जाएगा म्यू के इंटू एन। यानी कि म्यू के की वैल्यू मान लो आपको यहाँ पे म्यू एस ये दिया है और म्यू के की वैल्यू है दैट इज 0.4 दिए, ठीक है। तो यहाँ से म्यू के आ जाएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 25, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 110 न्यूटन, ठीक है। कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया, क्या सही लिखा मैंने, ये अपने पास हो जाएगा 100, हाँ 10 न्यूटन आ जाएगा एफ के, यानी कि कम हो गया अब, ठीक है। जैसे अब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो अब ये 10 ही रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पे अपन के पास यहाँ से जो यहाँ तक लगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और अब इसके बाद जो लग रहा है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इससे अगर मैंने आगे फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नल ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पे जो अपन को फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा दैट इज काइनेटिक, और वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग है, तो जैसे जैसे मैं फोर्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम लगा दूंगा अब यो स्लाइड होना मतलब यानी कि मोशन स्टेट में आ गई, अब इसके ऊपर एक्ट करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या ये आपको बात क्लियर हो गई? तो यही समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये ग्राफ लिखा है, देखो ये ग्राफ कि ग्राफ है कि यहाँ पे जो ये लग रहा है ये अपने पास 45 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना फोर्स लगाते हैं उतना का उतना यहाँ पे मिलता है। तो जीरो से जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स ज़्यादा कर रहा हूँ अपने पास फ्रिक्शन भी इतना लग रहा है, मैक्सिमम कितना लगेगा म्यू एस। ये आपको ये लिमिटिंग लिखना है तो आप कैसे लिखोगे म्यू एस इंटू एन करके, ठीक है। अब इसके जस्ट थोड़ा सा लगा दिया तो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है किसकी, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की, वो म्यू के थोड़ा सा छोटा होता है, लेस देन होता है म्यू एस से, इसलिए जिससे छोटी हो जाती है। अब इसके ऊपर एक्ट करेगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसमें लगता है जो कि एफ एस लगता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये आपको बात क्लियर हुई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा था, ये यहाँ पे दिया है, ठीक है, डायमेंशनलेस म्यू वगैरह ये सब आपको याद होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये सारी मैंने चीज़ें बता दी। ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे म्यू एस इजिकल टू होता है, यहाँ पे एफ एस इजिकल टू होता है म्यू एस इंटू एन, ठीक है। और ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, एक्चुअल में तो लेस देन इक्वल टू होता है, और मैक्सिमम होता है म्यू एस इंटू एन, जिसको अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं।
काइनेटिक फ्रिक्शन वेयर देयर एक्चुअली रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन हो रहा है तब यहाँ पे क्या अपन को मिलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है और इसकी वैल्यू अपन ने लिख दी। अब सवाल करते हैं, द डिस्कशन वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हेन जीरो से, अपन वही है एग्जाम्पल जैसे लिया। तो सबसे पहले क्या करो, इसके ऊपर नीचे एम जी कितना लग रहा है 30, यहाँ पे एन कितना लग रहा होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ एन इजिकल टू 30। म्यू एस दिया तो अपन डायरेक्ट लिमिटिंग लिख देंगे, म्यू एस दिया जाती है 0.2 इंटू 30, तो ये अपने पास आ गया 6 न्यूटन। अपने पास एफ एल की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितना इसके ऊपर फ्रिक्शन लग सकता है, दैट इज 6 न्यूटन। तो यानी कि अपन को ये पता है कि जब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्रिक्शन के बीच में 0 थी तब 0 1 1 2 2 लगेगी, 3 3 4 4 5 5 6 6। अब ये मैक्सिमम मैंने अप्लाइड किया। अब इसके केस में, इस केस में जो अपने पास एफ जो है एफ एस है वो किसके इक्वल है, एफ अप्लाइड के। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल था, सेल्फ एडजस्ट कर रहा था इसको। अब जैसे ही मैंने साथ किया, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ के, तो एफ के अपने पास म्यू के इंटू एन, तो म्यू के की वैल्यू दी है ये इंटू 3, यानी कि अपने पास आ गया 5.4 न्यूटन। ठीक है, ये अपने पास एफ क्या है, तो अब की बार इसके ऊपर लगेगा 5.4 और ये लास्ट में कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, 5.4 5.4 5.4, ठीक है 8 9, ठीक है, यहाँ तक अब ये कांस्टेंट लगेगा। यानी कि इस केस में अपने पास क्या लग रहा था, एफ एस लग रहा था और ये लग रहा था एफ के। सिंपल था, ये आपको पूछा गया था। ठीक है, तो जब भी फ्रिक्शन की बात करें तो ऐसे आपको निकालना है। क्या बोला है, और जेईई मेंस 2023 का सवाल है, बॉडी मास केजी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी और स्टार्ट आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी, क्योंकि ये और वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ। चलो, तो अपन जानते हैं कि जब भी ये इसमें देखो, ये अच्छा सवाल है, इसमें अपन को काइनेमेटिक्स का भी रूल दिया है कि इनिशियल में इसकी जो वेलोसिटी थी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल कितनी हो जाएगी, रेस्ट पे आ रही है, इसका मतलब 0 करनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक बॉडी थी, ठीक है, इसकी यू कितनी दी थी 20 और ये इतना चली और इसकी जो लास्ट फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, और कितना टाइम इसको लगा, 5 सेकेंड। और क्या बोला है कि इसके बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, इस बॉडी का जो मास है 10। तो डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं, मास दिया है तो इसका वेट कितना लगेगा 100 और ऊपर लगेगा नॉर्मल अपने पास आ ही गया, और म्यू दिया है क्या, अपन को फाइंड करना है, कॉफिशिएंट ही फाइंड करना है। ठीक है, कॉफिशिएंट फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, अपन को पता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, दैट इज म्यू इंटू एन, और ये एन अपने पास हो जाएगा म्यू इंटू एम जी, और ये अगर मैं फोर्स से लिखूँ तो एम से एम कैंसिल, यानी कि यहाँ से अपने पास दैट इज एक्सेलरेशन आ गया म्यू जी, और ये इस तरफ लग रहा होगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है। तो अपने पास इक्वेशन है 80, v कितना है 0, ये कितना है 20 और माइनस का ये कितना लग रहा होगा म्यू जी इंटू कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो अपने पास आ गया 20 बाय डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 50 हो जाएगा इजिकल टू म्यू 2/5, यानी कि आ गया 0.4। ठीक है, तो ये ऐसा सिंपल सवाल था 2023 का। ये जो अभी के लेटेस्ट सवाल आ रहे हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप का पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। आगे बढ़ें क्या, अब ये फोर्स है, सो इन द फिगर अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय द फोर्स एफ एक्टिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फॉर यूएस अपन को दिया है म्यू एस ये दिया है, और जस्ट मूव टू एफ की वैल्यू बतानी है। बस सिंपल सवाल है कि अपन को एक फोर्स दिया है, ठीक है, और क्या बोला है कि जस्ट मूव करे, है ना, मूव करे, इसका मतलब अपन को जो फ्रिक्शन लिखना है यहाँ पे एफ एस दैट इज म्यू एस इंटू एन, ठीक है, वो किसके इक्वल करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट एफ कोस 30 के ऊपर क्या लगेगा एफ साइन 30 लगेगा, एक और नॉर्मल भी लगेगा, नीचे क्या लग रहा है इसका वेट, कितने केजी का है 10 kg का, 100 लग रहा है। तो यहाँ पे अपन बैलेंस कर देते हैं, ये हो जाएगा f/2 प्लस n इजिकल टू 100। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 100 माइनस f/2, ठीक है, और फ्रिक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा अपने पास म्यू इंटू एन, यानी कि 100 माइनस f/2,
और वो किसके इक्वल है, f√3/2 के इक्वल है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। म्यू अपन को दिया है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। आई होप इसका आंसर 15.2 होगा, ठीक है। सिंपल था, देखो ये ऐसे सवाल आते हैं, आप निकाल सकते हो। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको क्या पूछा गया है कि इसमें f की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मोशन। बच्चे क्या कर देते हैं कि डायरेक्ट, अपन को पता है कि स्टार्ट करने के लिए अपन को पता है कि एफ एस इक्वल टू मैक्सिमम होना चाहिए, वही एफ, यानी कि म्यू एम जी लिख देंगे। ये भी सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, लेकिन आपको यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन नहीं दी गई है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत इसको कर देंगे अपन, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स ये कब होता है, जब आपका फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल में दिया होता है, लेकिन हो सकता है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग सकता है, थीटा एंगल पे भी लग सकता है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा जिसका मास m है, किसी एंगल थीटा पे f लग रहा है, तो इस केस में फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट देखो, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। ये अपने पास हो जाएगा f कोस थीटा, ये हो जाएगा f साइन थीटा, प्लस नॉर्मल है ही, नीचे क्या लग रहा होगा mg, ठीक है, पीछे क्या लग रहा होगा फ्रिक्शन। तो यहाँ से इक्वल कर देते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है म्यू एन, यानी कि म्यू की वैल्यू है अपने पास में, डायरेक्ट लिख रहा हूँ mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा बताओ, f कोस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये अपने पास निकल के आंसर आ गया। तो फोर्स की वैल्यू लिखता हूँ मैं, देखो कैसे लिखेंगे, ये अपने पास हो जाएगा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। इसको इस तरफ लेके जाता हूँ और एफ कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज़ म्यू एम जी अपॉन, ये क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, दैट इज़ कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये निकल के आया फोर्स। फोर्स का फंक्शन ये निकल के आता है किसी एंगल थीटा पे अगर एक्ट कर रहा है तो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो अपन को मिनिमम निकालना है, यहाँ पे ये मिनिमम निकालना है, तो अपन को पता है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और अपन को पता है कि जब भी ऐसा कोई केस, आपको मैथ्स का थोड़ा सा आइडिया होगा तो मैं बता देता हूँ कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन बनता है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इसकी जो रेंज होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होती है मैक्सिमम मीनिंग। अपन को ये मैक्सिमम करना है, तो यानी कि यहाँ पे अपन को क्या दिया है, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी दैट इज़ रूट, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट और म्यू स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है, तो अपन डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास जो निकल के आता है दैट इज़ एफ मिनिमम, वो कितना निकल के आता है, म्यू एम जी पॉन 1 प्लस, ये आपको याद ही कर लेना, ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं शिफ्ट में अगर हो सकता है दिख जाए। तो ये अच्छा सवाल था, PYQ में आया हुआ है एडवांस के, ठीक है। तो आपको म्यू एम जी ना लिख के आपको क्या लिखना है, म्यू एम जी अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े क्या चलो अब आते हैं अपन एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज सिंपल है कि जब अपने पास कोई इंक्लाइनेशन है, सॉरी एक प्लेन है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे। ये देखो, ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है, और ये अपने पास बुक है। तो जैसे जैसे मैं इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ, अब ये देखना एक एंगल पे ये जस्ट मूव कर देगा, स्लाइड करना, देखो यही एंगल है, इसका एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। यानी कि जो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ रिपोज। जैसे देखो ये देखो, ये जो एंगल यहाँ था इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि वो एंगल इंक्लाइनेशन प्लेन का वो एंगल, ठीक है, इंक्लाइन एंगल, जिससे ये जो ब्लॉक है ऊपर वाला वो जस्ट मूव करना शुरू कर दे।
इसको अपन थीटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीन केस बनते हैं कि एक तो थीटा आर से कम हो, एक थीटा आर के इक्वल हो, और एक थीटा आर से ज़्यादा हो। तो तीनों केस में अपने पास फ्रिक्शन कैसे लगेंगे? तो पहले तो सबसे पहले अपन एंगल ऑफ रिपल्स फाइंड करते हैं। तो देखो, जस्ट मूव करेगा तो ऊपर इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अपन को पता है एम जी साइन थीटा लग रहा होगा, ठीक है। ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे का लग रहा होगा एम जी कोस थीटा। अपन एनएलएम में ये सारे कंपोनेंट लेना सीख लिए। तो यहाँ से अपने पास एफ आ जाएगा एम जी साइन थीटा, जो कि अपने पास म्यू इंटू एन होता है कि नहीं। और अपने पास ये जो एन बनेगा, एन क्या बनेगा बताओ? ये एन जो बनेगा वो क्या बनेगा? एम जी कोस थीटा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ एम जी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? म्यू एम जी कोस थीटा। क्या यही बनेगी? क्या सही लिखा है क्या मैंने? तो यहाँ से अपने पास देखो, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, इसको नीचे लेके आ जाऊँगा तो टेन थीटा बनेगा, दैट इज़ म्यू। तो थीटा आ गया अपने पास टेन इनवर्स म्यू। यही अपन के पास जो होता है एंगल, इसको अपन एंगल बोलते हैं थीटा आर। इस एंगल से अगर आपने जस्ट ज़्यादा कर दिया तो इसके बाद क्या कर देगी ये बॉडी है वो स्लाइड करना शुरू हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पे अपने पास पहला केस ये बनता है, देखो कि अपने पास यहाँ पे जो थीटा है दैट इज थीटा आर से कम है। तो अगर थीटा आर से कम है तो अपन को पता है कि इस केस में ये रेस्ट पे हो गया, यानी कि एफ है वो क्या हो जाएगी? इस एम जी कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एफ है वो एम जी कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। क्या ये आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, यानी कि रेस्ट पे होगी, रेस्ट पे होगी। तो आप यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो लिख सकते हैं एम जी कोस थीटा करके, सॉरी साइन थीटा है, गलत लिख दिया, साइन थीटा। ये किस केस में था? जब अपने पास ट्रायंगल बराबर होगा तभी अपने पास वही है केस, ठीक है, इक्वल कर सकते हो। और जब ज़्यादा हो जाता है तो इस केस में अपने पास देखो दूसरा केस अपने पास ये है कि थीटा की वैल्यू थीटा से ज़्यादा है, ठीक है, थीटा आर से ज़्यादा है। तो इस केस में अपने पास क्या बनेगा बताओ? ये मूव करेगी, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से। तो अपन को पता है कि एम जी साइन थीटा वो है वो ज़्यादा है एफ इजिकल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एफ को क्या लिख सकते हो बताओ? एफ होता है म्यू एन, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस म्यू एन को लिख सकता हूँ अपन पास एम जी कोस थीटा इजिकल टू एम। एम से एम कैंसिल हो गया तो अपने पास जो ए की वैल्यू निकल के आती है दैट इज़ जी कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ो क्या? चलो, तो यहाँ पे ये केस सारे लिखे हुए अपने पास। इस केस में जो एक्सेलरेशन आता है वो जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा आता है, ठीक है। अब क्या बोला है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन द रेफ इंक्लाइन प्लेन। देखो रेस्ट पे बोला है, इसका मतलब ये है कि ये रुका हुआ है इंक्लाइन प्लेन, यानी कि थीटा है वो थीटा आर से कम है। और क्या बोला है 30 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन ये दिया फ्रिक्शन फोर्स ऑन इट। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा, मैंने इस केस में बताया कि एम जी साइन थीटा। एम की वैल्यू कितनी दी है बताओ? 2 kg, 10 हो जाएगा, या अपने पास जो भी है। और साइन एक तो ये हो सकता है, और साइन कितना दिया अपन को? 30, यानी कि इस केस में अपने पास ये बन जाएगा साइन 30 यानी कि 1/2। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो 10 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कहीं है, यहाँ पे 9.8 है, तो यानी कि वो इन्होंने जी की वैल्यू 9.8 ली है, ठीक है। तो वही आता था, ठीक है, ये सिंपल सवाल था। और क्या बोला है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m slide down the plane incline at angle 30 with an acceleration g/4 the value। यानी कि अब की बार क्या हो रहा है कि स्लाइड कर रही है। तो मैंने अभी जस्ट लिखा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। तो यहाँ से ये अपन को दिया g/4 इजिकल टू जी
साइन अपन को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल 30 दिया है, म्यू कोस थीटा, है ना। तो बस सिंपल यहाँ सॉल्व करोगे तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, दैट इज़ ये आएगा आपके पास 1/√3। सिंपल था, कोई ज़्यादा नहीं। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हो। हमारे पास एक क्या इंसेक्ट है, ठीक है, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वेट बताना है और एंगल बताना है, ठीक है, कि ये मैक्सिमम कितना चढ़ सकता है, थीटा मैक्सिमम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपन को ये θ1 बताना है, मैक्सिमम, सॉरी। तो मैक्सिमम कैसे हो जाएगा बताओ, कि ये मैक्सिमम इस केस में होगा कि जैसे इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज़ F, वो यहाँ पे मैं वाइट कलर यूज़ कर लेते हैं, जो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा वो इसके कौन से इंक्लाइन प्लेन यानी कि mg साइन थीटा मैक्स के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो mg कोस थीटा है वो नॉर्मल के इक्वल होगा। तो बस यही करना है। तो यहाँ से आपके पास वही है, थीटा मैक्स में डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सॉल्व करोगे तो जैसे अपन ने लास्ट में ये था tan इनवर्स म्यू, ठीक है, यही निकल के आता है इसका मैक्सिमम एंगल, ठीक है। और ये मास पे डिपेंड करता ही नहीं, ये भी आप कोई भी मास ले सकते हो, छोटा हो या बहुत बड़ा हो, मास के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। अब अपने पास निकल के आता है दैट इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक रिजल्टेंट होता है किसका, जो कांटेक्ट फोर्स लग रहे हैं उनका। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स एक यहाँ पे क्या कर रहा है एक्ट, दैट इज़ F, और ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, इनका जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, जो कांटेक्ट फोर्स है वो क्या हो जाएगा R, दैट इज़ ये R मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन का इसका प्लस नॉर्मल का इसका है, ये होता है। और एंगल होता है वो होता है थीटा, ये फाई मान लेते हैं ना। तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है रिजल्टेंट वेक्टर, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे थीटा क्या बन जाएगा, देखो tan थीटा क्या बनेगा, सॉरी tan फाई क्या बनेगा, वो बनेगा अपने पास F/n। और अपन जानते हैं कि n की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू n/n। तो यहाँ से n, तो यहाँ पे वही निकल के आता है फाई की वैल्यू भी म्यू, ठीक है, यही निकल के आता है, दैट इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सिंपल था, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। आगे बढ़े क्या, चलो अब आते हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। आज का जो लेक्चर है उसका लास्ट कंसेप्ट, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट में क्या बोलता है अपन को, वो फाइंड करना है। क्या बोला है कि 2 ब्लॉक है अपने पास, एक ब्लॉक यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे अपन क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, ये स्मूथ दी है, इनका फ्रिक्शन अपन को ये दिया है, ठीक है। तो ये मास m मान लेते हैं, स्मॉल m मान लेते हैं। अब देखो एक फोर्स की लिमिट होती है, अगर उससे मैं ज़्यादा लगाऊंगा तो ये स्लाइड कर देंगे दोनों के बीच में। जैसे मैं खींच रहा हूँ, अगर एक फोर्स की लिमिट होगी, अगर मैं उससे ज़्यादा खींच लूँ तो ये इनको बीच में स्लाइड हो जाएगी और उनका दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो पहले तो मानते हैं कि एक फोर्स की लिमिट वैल्यू से कम है इस फोर्स की, तब इस केस में अपने पास जो ये दोनों ब्लॉक है पूरा सिस्टम साथ में चलेगा, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तो ये अपन मान सकते हैं सिस्टम, और ये ए एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन हो जाएगा अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना एक्सेलरेशन, ये हाँ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका अगर एफ बनाओ तो क्या बनेगा अपने पास, एफ बनेगा, ये अपने पास एम ब्लॉक है, देखो इसके आगे क्या लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये पीछे स्लाइड करना सारा है, और इसके पीछे फ्रिक्शन लगेगा, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम क्यूब, ठीक है, और इसके आगे फोर्स लग ही रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो अपन इक्वेशन लिख सकते हैं कि यहाँ से एफ आ जाएगा अपने पास एम इंटू ए, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू इंटू ए, ठीक है। ये दो इक्वेशन बनी, अगर आप सॉल्व भी करोगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि एफ की वैल्यू ज़्यादा है मैक्सिमम से, एक लिमिट फोर्स है उसके ज़्यादा है, तो इस केस में अपने पास जो ये दो ब्लॉक है आपस में अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी अपन निकाल सकते हैं,
तो आपको यही पूछा जाता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और ये देखना है। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। आगे बढ़े क्या। एक और केस है, अगर देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर यही है अपने पास ब्लॉक और फोर्स में इसके ऊपर लगाता हूँ, इसके बीच में म्यू है और ये अपने पास स्मूथ है, ये क्या है स्मूथ है, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया है फोर्स लगाया है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया है फोर्स लगाया है। अब देखो इनके बीच में फ्रिक्शन है, ये स्मूथ है, तो ये इसको क्या लगेगा, अगर मैं ऐसे मानता हूँ कि इसकी विनिमय से कम है, ठीक है फोर्स कम है, तो ये दोनों साथ में स्लाइड करेंगे, तो इनके ऊपर अब की बार जो एक्ट करेगा फ्रिक्शन वो इसको आगे देगा तो इसको ये पीछे देगा। तो अब की बार अपने पास दोनों इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये स्मॉल एम के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी स्मॉल ए। यहाँ पे अपने पास ये बन जाएगा दैट इज कैपिटल ए इज इक्वल टू फ्रिक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। बस ये बन जाता है, अपने पास आंसर निकल के आता है ऐसे। ठीक है, तो ये है, और आप इसका फोर्स भी लिमिट निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो कि कितना होगा, वो आप लिख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही था अपना आज का लेक्चर। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो एक्चुअल में एनएलएम का ही पार्ट है, बट यहाँ में अपन क्या करते हैं इसको अलग से पढ़ते हैं ताकि अपनी जो कंसेप्ट है वो क्लियर अच्छे से हो सके। ठीक है, लेकिन आपके जो सवाल आते हैं वो देखो एनएलएम और फ्रिक्शन का कम्बाइनेशन आते हैं, यानी कि को जो कंसेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक बने रहे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको क्या करना है, हमारे मोटिवेशन के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट इज़ नेम MM मैथ्स। ठीक है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी लाभ मिले इस लेक्चर से। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले तो ये लेक्चर देखना है अच्छे से। ठीक है, उनके जितने भी कंसेप्ट समझा रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इन कंसेप्ट को समझने के बाद आप PYQ लगाओ और क्या करो उनके ऊपर टेस्ट दो। टेस्ट देने से आपके बहुत फ़ायदा होने वाला है, और उनका एनालिसिस करो जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। ठीक है, वो आपको ओवरकम करनी है अगले अटेम्प्ट के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, और इन्जॉय करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।